पीएनपी के अंदर कितनी स्ट्रीम्स हैं जस्ट आफ्टर वी ग्रेजुएटेड? 8 महीने का प्रॉपर कोर्स टूरिज्म इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। गाड़ी है, घर है, जॉब है, तो कहाँ रजिस्टर करना है और क्या चीज़ है ये? इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम नॉन एक्सप्रेस एंट्री की भी एप्लीकेशन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते। हाय एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ एंड आई एम वर्तिका। सो गाइस, मैंने सोचा आज आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाता हूँ कि कैसे हमारा पीआर कनाडा में लगा। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ एक्सप्रेस एंट्री के बारे में, उसके पूरे प्रोसेस के बारे में। तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, उसका लिंक मैं दे दूंगा, ऊपर आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो जो होने वाली है ना, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट पीएनपी। तो हमने अपना पीआर बीसी पीएनपी के थ्रू लगाया। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रीम्स हैं जिनके थ्रू आप पीएनपी से लगा सकते हो कनाडा का, क्या उनका एप्लीकेशन प्रोसेस है और कैसे ये पीएनपी का जो प्रोसेस है ये एक्सप्रेस एंट्री से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जो बीसी पीएनपी है उसमें एक्चुअली दो मेन कैटेगरीज होती हैं। तो वर्तिका, उन कैटेगरीज के नाम बताओ, क्या क्या जो दो मेन कैटेगरीज होती हैं। तो बीसीपीएनपी की जो दो मेन कैटेगरीज जिसके थ्रू आप पीआर लगा सकते हो, एक होती है आपकी स्किल इमिग्रेशन और दूसरी होती है आपकी ईईबीसी विच इज़ एक्सप्रेस एंट्री ब्रिटिश कोलंबिया पीआर प्रोसेस। राइट। इसमें एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको मोटा मोटा ओवरव्यू बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो बीसी पीएनपी के अंडर 5 कैटेगरीज होती हैं, लाइक 5 स्ट्रीम्स होती हैं। तो अगर आप उनमें फुलफिल कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप डायरेक्टली पीआर लगाओ बिना एक्सप्रेस एंट्री के प्रोफाइल के थ्रू जाते हुए, तो आप स्किल्स इमिग्रेशन वाले पाथवे से किसी एक कैटेगरी में अप्लाई करते हुए डायरेक्टली पीएनपी अप्लाई कर सकते हो। यही जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है एक्सप्रेस एंट्री बीसी। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए पहले आपको अपना एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बनाना होता है। उसके बाद आप किसी एक बीसी पीएनपी की स्ट्रीम में जिसमें आप एलिजिबल हो रहे हो, आपको वो सेलेक्ट करनी पड़ती है एंड देन यू नीड टू अप्लाई फॉर पीएनपी। तो ये मेजर डिफरेंस है जो स्किल्स इमिग्रेशन पाथवे एंड एक्सप्रेस एंट्री बीसी पाथवे में मेन है। इसके अलावा वर्तिका आपको कुछ और डिफरेंसेस बताएगी कि क्या मेजर डिफरेंसेस हैं स्किल्ड इमिग्रेशन पाथवे में और एक्सप्रेस एंट्री बीसी पाथवे में। तो इसके अलावा जैसे आपने जो मेजर डिफरेंस बताया, उसके अलावा आपका अगर मैं लूँ तो एक होता है आपका सबसे मेन टाइमलाइन। तो स्किल इमिग्रेशन की टाइमलाइन, क्योंकि वो एक्सप्रेस एंट्री नहीं है, तो 14 to 18 मंथ्स होती है, जहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री की जो टाइमलाइन है वो आपकी 6 to 12 मंथ्स होती है। उसके अलावा स्किल इमिग्रेशन में आपको प्रायर कैनेडियन एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आप एक्सप्रेस एंट्री से लगा रहे हो तो आपको बेस्ड ऑन योर कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी में जा रहे हो, हो सकता है आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ जाए। उसके अलावा आपका जो स्किल इमिग्रेशन होता है उसमें आप जितने भी नॉक्स हैं, लाइक O1 2 3 4, नॉक OABCD, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर टीयर 1 2 3 4 की बात कर रही हूँ, सारे नॉक कोड्स अप्लाई कर सकते हैं इन शॉर्ट। और अगर हम एक्सप्रेस एंट्री की बात करें, उसमें सिर्फ नॉक OAB या फिर टीयर 1 2 3 ही अप्लाई कर सकते हैं, सारे नॉक कोड्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं, एंट्री लेवल वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। राइट। तो इसमें एक मेन डिफरेंस जो आ जाता है ना, अगर आप स्किल्स इमिग्रेशन के पाथवे से बीसीपीएनपी अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप स्किल्स इमिग्रेशन पाथवे से जा रहे हो तो आपको एक्सप्रेस एंट्री की जो 3 कैटेगरीज होती हैं, FSW, FSTP एंड CEC, आपको उन तीनों के लिए एलिजिबल नहीं होना टू अप्लाई फॉर पीएनपी। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है, क्योंकि उन तीनों में ना आपको वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, किसी में 1 साल, किसी में 2 साल, किसी में बाहर का एक्सपीरियंस, किसी में कनाडा का एक्सपीरियंस, किसी में लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत होती है। तो स्किल्स इमिग्रेशन का जो पाथवे है हमने वही चूज़ किया था, और वो हमारे लिए बेस्ट इसलिए था बिकॉज जस्ट आफ्टर वी ग्रेजुएटेड वी डायरेक्टली अप्लाइड फॉर पीएनपी, और उसका हमें एक्सप्रेस एंट्री से कोई लेना देना नहीं था। तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि बीसी पीएनपी के अंदर कितनी स्ट्रीम्स हैं और उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्तिका से। वर्तिका, फर्स्ट स्ट्रीम का थोड़ा सा आइडिया दे दो कि आप कौन सी कवर करोगे। ओके, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले तो हम ये बताते हैं कि आपको इसके अंदर कितनी स्ट्रीम्स हैं। तो इसके अंदर एक्चुअल में 5 स्ट्रीम्स हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम से। स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम जो होती है आपकी, इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एक स्किल्ड ऑक्यूपेशनल जॉब हो। ठीक है, आप कोई भी बंदा जो किसी भी स्किल्ड ऑक्यूपेशन में जॉब कर रहा है,
और इसमें जो नॉक्स आते हैं वो आपके हो जाते हैं OAB, या अगर हम टीयर की बात करें तो आपका हो गया 0 1 2 3। इसके अलावा आपको इसमें मिनिमम 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस जो होता है वो चाहिए होता है, अगर हम स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम की बात करें। इसके अलावा मैं आपको एक मेन चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जो स्किल्ड वर्कर है, मई 2017 में BC गवर्नमेंट ने एक BC PNP टेक निकाला था इसी प्रोग्राम के अंडर। तो BC PNP टेक में एक्चुअली ना कुछ स्पेसिफिक जो ऑक्यूपेशन वाले लोग होते हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए, या फिर टेक्निकल राइटर्स, ऑथर्स, फिजिसिस्ट, या फिर IT बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, उनके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिकली BC PNP टेक करके एक ड्रॉ सिस्टम निकाला था, जिसमें इन लोगों का PR जो है वो फास्ट ट्रैक हो पाए। तो एक ये भी एक प्रोसेस है। अगर आप इन किसी भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो तो आप ये चेक कर सकते हो, और BC PNP टेक के थ्रू अपना प्रोसेस जो है थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट स्ट्रीम पे जाते हैं। ओके, तो जैसा वर्तिका आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में कौन कौन एलिजिबल है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, वैसे ही हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रीम पे, जिसका नाम है हेल्थ अथॉरिटी स्ट्रीम। तो हेल्थ अथॉरिटी स्ट्रीम बेसिकली उन लोगों के लिए है जो भी यहाँ की पब्लिक हेल्थ केयर में काम करते हैं। जैसे यहाँ पे BC के अंदर फ्रेजर हेल्थ हो गया, आइलैंड हेल्थ हो गया, वैंकूवर कोस्टल हेल्थ हो गया, तो ये सारी पब्लिक हेल्थ वो हैं। तो अगर आप इनमें जॉब करते हो किसी भी नॉक कैटेगरी में, किसी भी टीयर कैटेगरी में, ज़रूरी नहीं है आपको OAB में आना है, कोई भी टाइप की जॉब आप अगर यहाँ के पब्लिक हेल्थ केयर में करते हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पब्लिक हेल्थ स्ट्रीम। और इसमें एक और एड ऑन ये है कि अगर आप पब्लिक हेल्थ केयर में इनकी उसमें नहीं भी करते हो काम, तो भी आप अगर नर्स हो, आप फिजिशियन हो, या आप मेडिकल फील्ड के बैकग्राउंड में आपका प्रोफेशन है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर हेल्थ अथॉरिटी स्ट्रीम। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल हो रहे हो, देन यू डू नॉट नीड टू रजिस्टर ऑन BC गवर्नमेंट वेबसाइट फॉर दिस PNP। तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई। तो ये हो गया हमारा हेल्थ अथॉरिटी स्ट्रीम के बारे में। नाउ विल मूव टू आवर थर्ड स्ट्रीम। सो हमारी जो थर्ड स्ट्रीम है, इससे पहले मैं मूव करूँ, मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगी। स्किल्ड वर्कर में आपको एक्चुअली में रजिस्टर करना पड़ता है। हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बाद में बात करेंगे, बट हाँ, हेल्थ अथॉरिटी में नहीं करना था, स्किल्ड में करना है। और जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रीम है, इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम, उसमें भी आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो अगर मैं स्ट्रीम के बारे में बात करूं, इस कैटेगरी में वो लोग PNP के थ्रू PR लगा सकते हैं जिन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया के किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी या कॉलेज से डिग्री या डिप्लोमा किया हो। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा की बात कर रहे हैं। तो इनकी जो 9 कैटेगरीज भी होंगी वो आपकी होंगी A, B या फिर 1 2 3। माइंडेड O या 0 कैटेगरीज टीयर नॉक वाली नहीं होंगी इसमें। राइट, सो इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। तो इसमें O या फिर 0 कैटेगरी इसलिए नहीं होती बिकॉज वो होते हैं मैनेजर वाले रोल्स। तो क्योंकि इस कैटेगरी का नाम है इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ पे बैचलर्स करने आए हैं, और बैचलर्स करते ही डायरेक्टली किसी को मैनेजर वाला रोल नहीं मिलता है। इसलिए मैनेजर रोल की जॉब्स जो अगर आप पे है तो यू कैन नॉट अप्लाई अंडर द स्ट्रीम। तो ये एक मेन पॉइंट था, और ये सारे बैचलर स्टूडेंट्स के लिए है जो भी यहाँ पे आके किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बैचलर्स कंप्लीट करते हैं, प्रोवाइडेड दे हैव अ वैलिड जॉब ऑफर। तो उनको जॉब ऑफर चाहिए टू अप्लाई फॉर PNP अंडर द स्ट्रीम। इसके अलावा उनका जो कोर्स का जो टाइमलाइन है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो अगर किसी भी इंसान को इस स्ट्रीम से अप्लाई करना है तो उनको मिनिमम 8 मंथ्स ऑफ कोर्स चाहिए करना पड़ेगा। यहाँ से उनको चाहिए होगी एक्सक्लूडिंग कोऑप। तो आप ये नहीं कर सकते कि आपने 4 महीने का कोर्स किया और 4 महीने का कोऑप दिखाकर आप इस स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको 8 महीने का प्रॉपर कोर्स प्लस 4 मंथ्स ऑफ कोऑप अगर आपके पास ऑप्शन में है तो आप वैसे ही इस स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते राइट, हो। अगर कोऑप नहीं भी है और आपका कोर्स सिर्फ 8 मंथ्स का है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई, प्रोवाइडेड वो 8 मंथ्स की स्टडी है आपकी। तो ये हो गई इसके कोर्स की रिक्वायरमेंट की बात। इसके बाद आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रीम पे, जो कि है इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम। तो यही वो स्ट्रीम है जिसके थ्रू हमने अपना PR लगाया था थ्रू PNP। तो इस स्ट्रीम का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट जो कनाडा मूव हो रहा है फॉर अ मास्टर्स और अ PhD डिग्री, तो इसकी ना एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज़।
जहाँ से आप करते हो तो उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अंडर दिस कैटेगरी फॉर BCPNP। तो इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज कवर्ड होते हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वैंकूवर की, BC की, जिनसे आप ग्रेजुएट होकर इस स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि कौन कौन से कोर्सेज एलिजिबल हैं, तो उसमें हो गया आपके एग्रीकल्चर के कोर्सेज, इसमें हो गए IT के कोर्सेज, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, हमारा इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग कोर्सेज, एंड अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो इसमें आ गए आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स, फिज़िकल साइंस कोर्सेज और बायोमेडिकल साइंस कोर्सेज। तो इन सारी इनकी लिस्ट है सेलेक्टेड कोर्सेज की फ्रॉम सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़। अगर आप वहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हो देन यू कैन अप्लाई फॉर PNP अंडर द स्ट्रीम। अगर मैं बात करूं PhD कोर्सेज की, तो PhD कोर्सेज में कुछ ऐसा नहीं है, मतलब PhD प्रोग्राम्स में कोई ऐसी स्पेसिफिक फील्ड या लिस्ट नहीं है कि सिर्फ ये 10 बैकग्राउंड वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड के अंदर PhD करो, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस। सिर्फ मास्टर्स में एक सेट लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ से आप ग्रेजुएट होने के बाद इस स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें हमें अप्लाई करने के लिए हमने जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट किया, हमें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए थी, हमें अपना कॉलेज का कंप्लीशन लेटर चाहिए था और हमें अपनी डिग्री चाहिए थी, और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमने भरे थे, जैसे कि इंटेंट टू लिव इन BC, कि आप BC में क्यों रहना चाहते हो, आपके क्या यहाँ इकोनॉमिक टाइज हैं, तो उसमें आप बता सकते हो, वही आपके यहाँ क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपकी गाड़ी है, घर है, जॉब है। तो यही कुछ चीज़ें मेंशन करके लेटर बना के हमने अप्लाई किया था। तो इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको लास्ट 3 साल में ही ग्रेजुएट होना है। अगर आपकी ग्रेजुएशन 2017 में हो गई है देन आप विद इन 3 इयर्स के अंदर ही आपको अप्लाई करना है। 3 इयर्स पास होने के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, एंड सेम थिंग अप्लाइज टू इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम Yes. एज वेल। तो यही था ओवरव्यू अबाउट इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम। इसके बाद हम मूव होते हैं हमारी लास्ट स्ट्रीम पे। तो वर्तिका, उसके बारे में थोड़ा आइडिया दो। अगर हम अपनी लास्ट स्ट्रीम की बात करें जो कि है एंट्री लेवल या सेमी स्किल्ड स्ट्रीम, उसको हम ELSS भी बोलते हैं। तो इसमें आपके आ जाते हैं ट्रैवल वाले लोग, जिन्होंने भी ट्रैवल इंडस्ट्री में, टूरिज़्म इंडस्ट्री में या फिर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कोई पढ़ाई करी है या जो काम भी कर रहा है, वो सारे जितने भी लोग हैं वो आपके इस स्ट्रीम में आते हैं और इस स्ट्रीम के थ्रू PR लगाते हैं। और जैसे कि हमने आपको कहा था कि एंट्री लेवल वाले लोग जो हैं वो सिर्फ स्किल इमिग्रेशन से ही PR लगा सकते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री ब्रिटिश कोलंबिया प्रोग्राम। इसके अलावा इसमें आपको मिनिमम 9 मंथ्स कॉन्जिक्यूटिव अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपको दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को। आपकी इनकम रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं इसमें, जैसे कि आपको मिनिमम जो भी BC का उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए वेज रेट है, जो भी BC गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, आपकी उतनी वेज रेट भी होना चाहिए आपका। आप को फंड्स भी दिखाने पड़ते हैं, ये दिखाने के लिए कि आप यहाँ पे रहकर अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं उस अमाउंट में। तो यही सारी कुछ चीज़ें, और इसमें एक्चुअली आपकी, क्योंकि 9 कैटेगरी जैसे हमने बात की थी, 4 और 5 या फिर राइट। आपकी जो लास्ट C और D वाली कैटेगरीज हैं वही लोग सिर्फ PR लगा सकते हैं। तो इसमें ना वैसे शेफ़, टूरिज़्म, ये वाले कैटेगरीज़ के लोग एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए, ये इसका मेन पॉइंट था। इसके बाद मैं ना थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हमने रजिस्ट्रेशन का थोड़ा आइडिया दिया था। तो रजिस्ट्रेशन में अगर आप स्किल्ड वर्कर या इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम या फिर एंट्री लेवल या सेमी स्किल्ड स्ट्रीम से अप्लाई करते हो, तो आपको BC गवर्नमेंट की वेबसाइट पे PNP के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। यही अगर आप हेल्थ अथॉरिटी स्ट्रीम या फिर इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई करते हो, तो आपको कुछ रजिस्टर नहीं करना, कोई रैंकिंग नहीं, कुछ स्कोर नहीं, डायरेक्टली PNP के लिए अप्लाई करना है। तो ये रजिस्टर जो करना है, वर्तिका, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दो, कहाँ रजिस्टर करना है और क्या चीज़ है ये? तो ये एक्चुअली में ये एक्चुअली आपका CRS स्कोर जैसा ही एक सिस्टम है। एक्चुअली में वैसा नहीं है, इनके पॉइंट्स भी है बहुत ज़्यादा, उन्होंने ना, हमने वेबसाइट पे चेक किए थे तो बहुत डिटेल में नहीं दिए हुए हैं, बट इनके कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के बेसिस पे ये अपने पॉइंट्स ये डिसाइड करते हैं कि जो भी रजिस्ट्रेशन वाली कैटेगरीज हैं वो अप्लाई कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। इन पॉइंट्स के मतलब इन पॉइंट्स को कहते क्या हैं वैसे? तो इन पॉइंट्स को एक्चुअली में SIRS कहते हैं, जिनको कहते हैं स्किल्ड इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन स्कोर। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो पहला तो आपका होता है इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें आ जाता है आपका कि आपका जो ऑक्यूपेशन है जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें आपका लेवल ऑफ स्किल क्या है, मतलब आप कितने पॉलिश्ड वर्कर हो उस स्किल में। दूसरा जो पॉइंट है वो आपका आ जाता है वेज,
कि आपकी कितनी सैलरी है, कितने वेजेस हैं, उसके बेसिस पे भी आपका जो रजिस्ट्रेशन के पॉइंट्स हैं वो मैटर करते हैं। और तीसरा आपका आ जाता है आप लोकेशन, आप कौन सी लोकेशन में, बीसी की कौन सी लोकेशन में रह रहे हो। और जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप बहुत मेन एरिया में रह रहे हो तो आपको थोड़े कम पॉइंट्स मिलेंगे, आप थोड़ा सा रिमोट जाओगे तो आपको थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ये राइट। आपका सेम है आपके एक्सप्रेस एंट्री वाले प्रोग्राम में भी। और दूसरा जो फैक्टर्स आ जाता है वो होता है आपका ह्यूमन कैपिटल फैक्टर। तो ह्यूमन कैपिटल फैक्टर में हो गया आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन क्या है, और आपकी लैंग्वेज स्किल्स कैसी हैं। आप उस जगह में रह रहे हो तो उनकी लैंग्वेज आप समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो। तो इन दो फैक्टर्स के बेसिस पे बीसी गवर्नमेंट आप जब आप रजिस्टर करते हो तो आपको जो भी आपका रजिस्ट्रेशन स्कोर होता है वो देती है, और उसके बेसिस पे वो आपको एक इनविटेशन टू अप्लाई भेजती है कि अब आप बीसी पीएनपी ऑनलाइन के थ्रू अपनी एप्लीकेशन पीएनपी के थ्रू फाइल करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। राइट। तो ये वर्तिका ने आपको SIRS जो उनका रैंकिंग सिस्टम है रजिस्ट्रेशन का, उसके बारे में आइडिया दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, हम स्प्लिट कर लेंगे। वर्तिका आपको एक केस बताएगी कि कैसे आप पीएनपी लेने, मतलब पीएनपी लेना चाहते हो एंड लेटर ऑन यू वांट टू अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री विद द पीएनपी। तो ये प्रोसेस हो जाएगा EEBC, और मैं बताऊंगा आपको कि आप पीएनपी का स्किल्ड इमिग्रेशन पाथवे से कैसे अप्लाई करते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्तिका से कि वर्तिका, कोई बंदा है जो पीआर लगाना चाहता है, पहले वो बीसी पीएनपी लेना चाहता है एंड देन ही वांट्स टू अप्लाई थ्रू एक्सप्रेस एंट्री EEBC के तरीके से। ओके, सो अगर हम बात करें EEBC के थ्रू एप्लीकेशन, पीआर एप्लीकेशन लगाने का प्रोसेस, तो पहले तो आप स्टार्ट करोगे अपना जो भी आपके हमने 4 कैटेगरीज की बात की थी EEBC वाली। तो आप पहले ये देखोगे कि आप किस में लाई कर रहे हो। आप रजिस्ट्रेशन वाली कैटेगरीज में लाई कर रहे हो जो कि आपकी स्किल्ड वर्कर है और आपकी इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम है, या फिर आप नॉन रजिस्ट्रेशन वाली कैटेगरीज में लाई कर रहे हो जो कि आपकी इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट है या हेल्थ वर्कर वाली है। ठीक है, आप एक बार ये डिटरमाइन करोगे कि आप कौन सी वाली फील्ड में हो। उसके बाद आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आप एक्सप्रेस एंट्री की कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हो। सिर्फ आप ये नहीं देख सकते कि आप इन चारों में अगर एलिजिबल हो, एक में भी एलिजिबल हो तो हम अप्लाई कर देंगे एक्सप्रेस एंट्री से। नहीं, आपको एक्सप्रेस एंट्री की 3 कैटेगरीज FST, FSW और CEC के भी कैटेगरीज की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा अपना PR अप्लाई करने के लिए। राइट। मतलब इन शॉर्ट ये है कि एक्सप्रेस एंट्री में आपको किसी एक कैटेगरी में फॉल करना पड़ेगा टू अप्लाई फॉर पीआर इवन थ्रू BCPNP, यस। क्योंकि आपको एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बनाना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप किसी एक कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहे हो एक्सप्रेस एंट्री की, तो आप EEBC कैटेगरी से नहीं लगा सकते अपना पीआर। यस, दैट्स करेक्ट। इसके आगे आप कंटिन्यू करो। उसके बाद एक बार आपने डिटरमाइन कर दिया तो आप सेम वही प्रोसेस लोगे। आप अगर रजिस्ट्रेशन वाली कैटेगरीज में हो तो आप पीएनपी में रजिस्ट्रेशन करोगे, पहले आप उनसे पहले पूरा अप्रूवल लोगे। एंड माइंडेड रजिस्ट्रेशन पीएनपी प्रोसेसेस में फ्री होती है, तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है। बट आज जब आपको CRS स्कोर की बात आती है एक्सप्रेस एंट्री में तो आपको फ़ीस देनी पड़ती है उसके लिए। तो एक बार आपका इन दोनों कैटेगरीज में से ग्रीन फ्लैग आ जाता है कि आप अब आपका जो भी स्कोर है, अगर आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो आप अपनी पीएनपी की एप्लीकेशन लगाओगे BC PNP ऑनलाइन के थ्रू। और एक बार आपको अगर पीएनपी एप्लीकेशन के थ्रू पीएनपी लेटर मिल जाता है कि आपको ब्रिटिश कोलंबियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है फॉर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, तो आपको डायरेक्टली 600 CRS पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस पे मैं थोड़ा सा ऐड ऑन ये कर देता हूँ कि CRS पॉइंट्स आपको एक्सप्रेस एंट्री में चाहिए होते हैं। टोटल ये 1200 पॉइंट्स होते हैं टोटल। इसमें से नॉर्मली 600 आपके मेन पॉइंट्स होते हैं और 600 एडिशनल पॉइंट्स होते हैं। तो आजकल की तारीख में क्योंकि CRS कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, तो आई थिंक 580 575 ऐसे कट ऑफ जाता है। बट आपको अगर पीएनपी मिल जाता है तो यू स्ट्रेट हैव 600 पॉइंट्स, आप डायरेक्टली ही एलिजिबल हो जाते हो पीआर के लिए। तो यही पीएनपी का मेन बेनिफिट होता है, आपको सीधा 600 CRS पॉइंट्स मिल गए। तो इसके बाद बंदे ने पीआर लगाया तो उसका Yes. प्रोसेस बताओ आप क्या है फिर। एक बार आपका अगर पीएनपी लेटर आ जाता है तो आप अब बस कट ऑफ का वेट करोगे। एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में आपका कट ऑफ आ गया। आपका कट ऑफ अगर क्योंकि आपके पास 600 पॉइंट्स हैं तो बहुत ही
अभी तक तो हमने नहीं देखा कि 600 से ऊपर गया है, तो 600 आपके पास हैं, थोड़े बहुत आपके पास जो एज वगैरह वाले पॉइंट्स होते हैं वो भी होते हैं, तो आपका डेफिनेटली पीआर आ ही जाएगा। उसके बाद आपको इनविटेशन टू अप्लाई आएगा सीआरएस स्कोर के बाद। इनविटेशन टू अप्लाई आने के बाद आप अपना जो भी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके थ्रू आप अपना पीआर फाइल करो, और विद इन 35 डेज एक बार आपको ईटीए आ गया, आपको अपना बस पोर्टल पे जाके फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है, ये सारा काम करना है, एंड देन यू आर गुड टू गो। आपको बस पीआर कार्ड का वेट करना है। राइट, सो वर्तिका ने आपको इसका बता दिया, बढ़िया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने एग्जैक्टली कैसे पीआर लगाया। तो हमारा पाथवे था स्किल्ड इमिग्रेशन वाला पाथवे, और हमारी स्ट्रीम थी इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम। तो हम आए थे यहाँ पे यूबीसी में अपनी मास्टर्स करने। हम पढ़े हुए हैं मास्टर ऑफ फूड साइंस कोर्स यूबीसी से, 1 साल की मास्टर्स थी। जैसे ही हम ग्रेजुएट हुए, हमें बीसी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी थी, हमारा डायरेक्ट था सारा। जैसे ही ग्रेजुएट हुए, हमने अपना यूबीसी से कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट किया, एक ट्रांसक्रिप्ट रिक्वेस्ट करी, और हमारी डिग्री। तो जैसे ही ये तीनों चीज़ आ गई, हमने बीसी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पीएनपी के लिए रजिस्टर कर दिया। तो इसमें कुछ और छोटे मोटे लेटर्स और चाहिए थे कि इंटेंट टू लिव इन बीसी, इकोनॉमिक टाइज कैसे दिखाओगे। हमारे लिए इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम में कोई जॉब ऑफ़र कुछ नहीं चाहिए, बस आपको अपनी कॉलेज की डिग्री चाहिए। बट अगर आप पे जॉब ऑफ़र हो तो आप दिखा सकते हो, इट्स अप टू यू। तो हमने, मेरे पास तब तक जॉब लग गई थी, तो मैंने भी अपना जॉब दिखा दी थी, वर्तिका ने भी अपनी जॉब दिखा दी थी। एंड यही जब सब हो गया तो हमने अपना बीसी पीएनपी के लिए अप्लाई कर दिया। और अगर मैं बात करूं उसकी फ़ीस की, तो वर्तिका इसकी फ़ीस कितनी रही थी? तो अगर आपको पीएनपी लेटर लेना है गवर्नमेंट से, तो उसकी एप्लीकेशन फ़ीस आपकी है 1475 कैनेडियन डॉलर्स। तो ये तो आपकी सिर्फ पीएनपी फ़ीस है। उसके बाद आपको जो भी आईआरसीसी के थ्रू फ़ीस लगती है अब राइट, पीआर लेने की, वो अलग होती है, तो वो हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। राइट, आई थिंक दैट इज़ अनदर $1200। यस। तो पीएनपी की फ़ीस अराउंड 1500 तक हो गई, और 1200 तक फेडरल उसमें आईआरसीसी में एक्सप्रेस एंट्री में लगाने की फ़ीस हो गई। तो जैसे ही हमने पीएनपी लगा दिया, हमारा पीएनपी आने में आई थिंक 3 to 4 मंथ्स लगे थे। हमें पीएनपी का लेटर आ गया था। पीएनपी का लेटर, जैसे अगर आपको नहीं पता हो, मैं बिल्कुल लेमन टर्म में समझा देता हूँ कि यहाँ पे जितनी स्टेट्स होती हैं, उन स्टेट्स को हम बोलते हैं प्रोविंस। तो जब आप पीएनपी के लिए अप्लाई करते हो ना, तो यहाँ की जो स्टेट है, स्टेट की गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो आपको एक लेटर देती है कि हाँ यार, हमें ये बंदा चाहिए, ये बंदा हमारे किसी ना किसी जॉब में कुछ में काम आ रहा है, तो इस बंदे को पीआर दे दो। वो लेटर के 600 पॉइंट होते हैं, सीआरएस पॉइंट्स। और अगर आप इस कैटेगरी से ना लगाओ, तो आप उस लेटर के बेसिस पे डायरेक्टली पीआर लगा सकते हो थ्रू नॉन एक्सप्रेस एंट्री। यस। तो वो लेटर हमारा 4 महीने में आ गया था, और उसमें यही लिखा होता है कि नाउ यू हैव द कंफर्म्ड प्रोविंशियल नॉमिनेशन। तो जब वो लेटर आया, उसके बाद हमने नॉन एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपना पीआर अप्लाई किया। नॉर्मली ये पहले पेपर बेस्ड एप्लीकेशन होती थी, मगर अभी ये रिसेंटली ही, आई थिंक लास्ट ईयर सितंबर में, इन्होंने सारा ऑनलाइन कर दिया। तो अब नॉन एक्सप्रेस एंट्री की भी एप्लीकेशन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके कुछ बेसिक फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म्स फिल आउट करो, अपनी पुलिस क्लियरेंस कराओ, एंड अपना बायोमेट्रिक्स हो गया, मेडिकल हो गया, ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप करा लेते हो, तो आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हो थ्रू आईआरसीसी की जो भी इनकी वेबसाइट होती है। तो यही प्रोसेस होता है। पीएनपी के 1500, और आपका जो आईआरसीसी से अप्लाई करते हो उसका अनदर 1200 के आसपास, और बीच में पुलिस क्लियरेंस वगैरह के कुछ और एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। तो मोटा मोटा प्रोसेस यही था। और अगर मैं बात बताऊं कि हमें टाइम कितना लगा, तो आई थिंक हमारा पीएनपी आने में अराउंड 3 to 4 मंथ्स लगा, और उसके बाद हमने जो पीआर अप्लाई कर दिया फेडरल गवर्नमेंट में, उसमें अराउंड 10 मंथ्स के आसपास लगा। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि 1 साल से 1 साल 2-3 महीने, इतना ही टाइम लगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगा। इट वॉज प्रिटी फास्ट, यस। राइट? हमारे लिए काफ़ी फास्ट था, मतलब काफ़ी जल्दी आ गया था हमारा राइट। प्रोसेस। तो हमने वैसे आपको इस वीडियो में ऑलमोस्ट हर चीज़ बता ही दी है। डू यू थिंक कोई चीज़ रह गई है? हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी, आपको लग रहा होगा कि हम इतनी बारिश में वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर आप बीसी आ रहे हो, तो बारिश को आप कभी भी छोड़ नहीं सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने सोचा हमें वीडियो तो रिकॉर्ड करनी है, बारिश शुरू हो गई, तो हमने सोचा चलो बारिश में ही करते हैं। आपको भी रियलिटी पता पड़नी चाहिए कि बीसी की रियलिटी क्या है। राइट। वैसे जब हम यहाँ पे आए थे तब बारिश हो नहीं रही थी, ये रिकॉर्ड करते करते ही शुरू हो गई। और पूरे तेज़ भी हो गई। पूरे चश्मे वश्मे सब गीले हो गए हमारे। तो
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, या जो लोग यहाँ मूव होना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और करना। प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको और क्या जानना है बीसी के बारे में, कनाडा के बारे में, हमारा प्रोसेस क्या था, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, और हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। बाय।